आपके लिए जानना जरूरी है कि आखिर पतराचौल घोटाले से संजय राउत का क्या रिश्ता है। संजय राउत पर वो कौन से आरोप हैं जिसकी पूछताछ के लिए उन्हें ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। ईडी ने संजय राउत की कस्टडी मांगते हुए स्पेशल कोर्ट में जो बातें कही हैं उसमें से कुछ बड़ी बातें आज आपको भी जाननी चाहिए। इससे आप समझ जाएंगे कि इस घोटाले से संजय राउत का कितना गहरा रिश्ता है। प्रवर्तन निदेशालय के मुताबिक संजय राउत, प्रवीण राउत, राकेश कुमार वधावन और सारंग वधावन, इन सब लोगों ने मिलकर एक साजिश रची और पतराचौल प्रोजेक्ट के पैसे की हेराफेरी की। इस सब ने मिलकर प्रोजेक्ट को लटकाए रखा और 672 किराएदारों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। ईडी ने दूसरी बड़ी बात यह कही कि इस घोटाले में 112 करोड़ रुपए का जो लेन देन हुआ उसमें से ईडी ने अब तक यह पता लगाया कि 1 करोड़ 6 लाख रुपए संजय राउत और उनकी पत्नी के खाते में ट्रांसफर किए गए। और उसका एक आंकड़ा यह है कि 2009 में प्रवीण राउत ने वर्षा राउत को फ्लैट खरीदने के लिए 55 लाख रुपए दिए थे और फिर 2011 में संजय राउत ने 29,50,000 रुपए प्रवीण राउत की कंपनी में निवेश किया। और हैरानी की बात यह है कि एक महीने के अंदर संजय राउत को 37,50,000 रुपए के मुनाफे के साथ उनकी यह रकम वापस कर दी गई। अब हमारे देश के जो निवेशक हैं वो भी हमसे पूछेंगे कि भाई ऐसी कौन सी कंपनी है जिसमें आप पैसा निवेश करें और कुछ ही महीनों में वो पैसा बढ़ चढ़कर आपके पास वापस आ जाए। ईडी ने यह भी खुलासा किया कि संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत ने अवनी इंफ्रास्ट्रक्चर नाम की एक कंपनी में सिर्फ 5,625 रुपए का निवेश किया और उन्हें बदले में 13,95,000 रुपए का मुनाफा मिला। यहां यह परिचय देना भी जरूरी है कि प्रवीण राउत नाम का जो आरोपी है जिसका नाम इस कंपनी के साथ आ रहा है वो संजय राउत का बेहद करीबी है और भरोसेमंद है और इसी नजदीकी का फायदा उठाकर उसे महाडा के अप्रूवल्स मिले और उसे ये कॉन्ट्रैक्ट मिले और महाडा की तरफ से उसे लगातार अलग अलग तरीके के फायदे मिलते चले गए क्योंकि वो संजय राउत का करीबी था। शिवसेना के कई नेता आज संजय राउत के बचाव में ये कहते हुए दिखे कि जब छापे पड़े उनके घर पर तो सिर्फ 11,15,000 रुपए मिले हैं। और देखिए, सिर्फ 11 लाख रुपए के लिए संजय राउत को गिरफ्तार कर लिया गया, घर से तो कुछ मिला नहीं। पहली बड़ी बात तो यह है कि संजय राउत जैसा व्यक्ति पहले ही ये समझ गया होगा कि उसके घर पर कभी भी छापा पड़ सकता है और उन्हें इस बात का अंदेशा शुरू से होगा। जब किसी के साथ किसी पर ईडी की कार्रवाई चल रही है, उसके साथ पूछताछ हो रही है, तो वो इतना समझदार तो होगा ही, उसके वकीलों ने ये बता भी दिया होगा कि अब आप छापे के लिए तैयार रहिए। तब भी 11,15,000 रुपए कैश मिल गए। लेकिन मामला सिर्फ 11 लाख रुपए का नहीं है, जो कि विपक्ष के नेता शायद कंफ्यूज होकर ये मुद्दा उठा रहे हैं। ये 11 लाख रुपए का मुद्दा है ही नहीं, ये मुद्दा है पतराचौल के 672 परिवारों के भविष्य से खेलने का। आप सोच सकते हैं किसी को यह कहकर उसके घर से निकाल दिया जाए कि आपको नया घर मिलेगा और 14 साल तक वो लोग दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो जाएं। उनका घर भी चला गया और नया घर भी नहीं मिला। उन लोगों पर क्या बीत रही होगी। आज हमारे संवाददाताओं ने इस पूरी खबर को एक बिल्कुल अलग तरीके से कवर किया है। बाकी के जो चैनल हैं वो तो आपको इसका सिर्फ राजनीतिक पहलू दिखा रहे हैं, वो तो सिर्फ राजनीति की बात कर रहे हैं। लेकिन आम आदमी जो पिस रहा है इस पतराचौल घोटाले में, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। इसलिए हमने पतराचौल में रहने वाले कुछ लोगों से आज बात की और आज आपको उनकी बातचीत सुननी चाहिए। पंकज दलवी, आप यहाँ पर कोऑर्डिनेटर हैं पतराचौल के। मुझे बताइए, 2008 में जो प्रक्रिया शुरू हुई थी घर बनने की, 2022 तक वो पूरी नहीं हो पाई है। आखिर हुआ क्या, रुकावट कहाँ आ गई? सर, हम भी यही सोच रहे हैं कि जो चीज़ 2008 से शुरू हुई है, पानी सर के ऊपर जा चुका है, हर जगह पे उसी की चर्चा है। हर महाराष्ट्र की फिलहाल राजनीति इसी नाम पे चल रही है, हर कोई राजनीतिक फ़ायदा बटोरने के लिए इसी का नाम ले रहा है, लेकिन हमारा काम पूरा नहीं हो रहा है। हमारे भी मन में यह है कि बात कहाँ रुकी हुई है। महाड़ा इसके बारे में पॉजिटिव है, सरकार पॉजिटिव है, हर चीज़ पॉजिटिव है, फिर भी हमारी ज़िंदगी में कुछ पॉजिटिव हो नहीं रहा है। अच्छा, ये बताइए, कितने परिवार थे जिनको यहाँ पर फ्लैट्स मिलने थे, जिनको घर मिलने थे? कितने परिवार हैं जो आज के दिन भी आस लगाए बैठे हैं? 48 एकड़ में 101 चॉल्स थी और
पूरी बैठी चाल थी और 672 फैमिली, अगर एक फैमिली में 4 से 5 बड़ी फैमिलीज यहाँ पे होते हुआ करती थी, एक फैमिली में 4 से 5 लोग अगर भी आप देखते हो तो कम से कम 3,500 से 4,000 लोग और 672 फैमिली आस लगा के बैठे हुए कि हमें आज कल घर मिलेगा। लेकिन 2008 से अभी तक ये चीज़ें पूरी नहीं हुई है, ना घर मिला है, ना भाड़ा मिला है, ना ट्राई पार्टी एग्रीमेंट में बताई हुई कोई भी चीज़ पूरी की गई है, कोई भी नहीं। आज लोग सड़क पे आ गए। आज लोगों को, कुछ लोगों में आपको सच बताऊंगा, आसपास के जो मॉर्गेज लोन देने वाली फाइनेंशियल कंपनी, अगर उसमें जाओगे तो सबसे ज़्यादा मॉर्गेज, गोल्ड मॉर्गेज लोन पत्राचाल के लोगों ने लिया है। सुसाइड करने के मोड़ तक लोग आ गए। मिडिल क्लास लोग थे, लोअर मिडिल क्लास लोग थे, खाने के लाले पड़े हुए लोगों के, खाने के वांदे हैं क्योंकि भाड़ा नहीं आ रहा है। कहाँ से कर्जा निकाल के भाड़ा ले? कर्जा देखिए, भाड़ा निकालने की भी एक लेवल होती है, हद होती है, उसके आगे नहीं जा सकते। लोग गाँव शिफ्ट हो गए, सांगली, सातारा, कोल्हापुर, यहाँ पे आप जाओ, वसई, विरार, पालघर, बोईसर, वहाँ तक लोग शिफ्ट हो गए। अभी बहुत बुरी खास्ता हालत है लोगों की और सिर्फ यही हमारी मांग है, हमारी मांग और कुछ भी नहीं। हमें सिर्फ घर चाहिए, भाड़ा चाहिए और जो चीज़ें ट्राई पार्टी एग्रीमेंट में कमिट की थी वो हमें चाहिए। म्हाडा ने घर का काम शुरू किया है, दायित्व तो पहली बार म्हाडा ने स्वीकार किया, ये काम शुरू किया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन और तेजी से ये काम होना चाहिए। आपका भी मकान था जो अभी तक आपको मिल नहीं पाया, इतनी मुसीबतें हो गई हैं आपको। कभी सोचा था ऐसे हालात हो जाएंगे आपके? कभी आपने घर छोड़ा, पात्राचाल कभी छोड़ा आपने? और साथ में ही हम लोग निकल जाते 2008 में। अभी 2022 हो गया, अभी लगता है कि काम होगा, घर मिलेगा आपको? थोड़ा थोड़ा तो काम शुरू हो गया उधर? काम शुरू हो गए, लेकिन बोल रहे जनवरी से बोल रहे थे कि देगी करके, लेकिन अभी तक दिया नहीं है। आपको लगता है आप लोगों की कोई सुध लेने वाला है भी यहाँ पे? आप बोल रहे हो कभी कभी कुछ खाना नहीं होता तो पानी और बिस्किट के साथ सो जाते हैं। अभी क्या करेगी, किससे मांगने जाएगी? सुबह से तो कुछ नहीं कर रहे, वो भी है उसमें। बीच में वो आया था शरद पवार, वो लोग भी बोले थे हम लोग करके जाएंगे, कोई कुछ नहीं कर रहा है, खाली वोट देने के लिए आगे आते लेकिन कुछ नहीं करते। बहुत साल से हम लोग यही सुनते आ रहे हैं कि आपका रूम मिलेगा, आपको चाबी हाथ में मिलेगी। यही सुन सुन के हम लोग को ऐसा हो रहा है कि कभी हम लोग को चाबी मिलता है और कभी हम लोग जाते हैं, ऐसा हम लोग को लग रहा है। तो मुझे बताइए, इतने सालों का इंतजार, परेशानियां इतनी ज्यादा सही आप लोगों ने, आज के दिन भी उन सालों को सोचती हैं तो मन में क्या ख्याल आता है? क्या क्या परेशानी थी जो झेलनी पड़ी आपको? ऐसा लगता है कि हम लोग जाते हैं कि इधर ही गुजर जाते हैं, क्या मालूम, रूम देखते देखते। मेरा सास का कहना है कि मुझे एक दिन तो रूम में रहना चाहिए, इतना उनका इच्छा है। अभी क्या मालूम उनका इच्छा भी पूरा होता है कि नहीं। किन किन परेशानियों से गुजरना पड़ा आपको? क्या बोलेंगे हम लोग, अभी सोना पैसा वो सब था, सब गया हम लोग का। अभी सब नकली विकली पहनते, क्या करेंगे और कैसा वैसा घर चलाते हैं। अभी सर कैसे करते, हमारे दोस्त लोग हैं, कोई पैसे वाले लोग हैं, वो हमको पैसा देते हैं, उससे घर चलता है, फिर भाड़ा लेने का है, फिर थोड़ा सोना बिना था हम लोग सब बेच दिए। अभी सब बहुत तकलीफ हो रहा है। अभी आओ लाओ पैसा किधर से, भाड़ा किधर से दो, घर कैसा चलाओ, ये टेंशन में अभी बहुत कंटल गए हमको। अभी ऐसा लगने लग रहा है मुंबई छोड़ के हमको गाँव भी जाना पड़ेगा। ऊपर से मकान मालिक का दबाव कि घर छोड़ो, खाली करो, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुमको भी बिल्डर देने वाला है, ये करने वाला है, वो करने वाला है, वो कुछ हो रहा नहीं है। अभी आपका एक बात बोलो, घर खाली करके आप निकल जाओ, ऐसे हमको रूम वाले बोलते रहते हैं। अच्छा, ये भी बोले थे आसपास कोई भाड़े पे रूम देने को तैयार है, जब पता लगता है कि पत्राचाल के। हाँ, पत्राचाल ये लोग आज भाड़ा देंगे, कल देंगे, ऐसा कर करके हम लोग एक एक 1.5 साल से उनके घर में रह रहे कि तुमको हम कैसा तुम्हें भाड़ा करके देंगे, डिपोजिट देंगे। इसलिए भी वो लोग लास्ट में बोले हम तुम एक महीना भर में घर खाली करो करके, ऐसा रूम वाले बोल दिए हमको अभी।